अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सी एस लर्निंग। आज के हम लेक्चर नंबर 9 में सी एस 302 का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हमने लास्ट टाइम जो चीज़ें देखी थी उसका थोड़ा रिकैप करेंगे और नेक्स्ट पढ़ेंगे। आते हैं हम अपने डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन के लेक्चर नंबर 9 की तरफ, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में कम्यूटेटिव लॉ देखा था, एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कुछ रूल्स हमने देखे थे, डी मॉर्गन्स थ्योरम देखा था और कुछ हमने बुलियन एनालिसिस के लॉजिक सर्किट देखे थे, उनके कुछ एक्सप्रेशन, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो देखा था। तो आज के लेक्चर में हम लोग एग्जांपल देखेंगे बुलियन एनालिसिस की के सर्किट की और उसको इवेलुएट करके भी देखेंगे, उनका ट्रूथ टेबल में रिज़ल्ट भी देखेंगे और उसकी जो सोर्स टू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट टू सोर्स फॉर्म जो है वो भी दोबारा से एक दफ़ा देखेंगे, उनके ट्रूथ टेबल को भी और उनके जो एक्सप्रेशन है उनको भी वेरीफाई करके देखेंगे इनके अंदर। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो एग्जांपल 1 है एनालिसिस ऑफ लॉजिक सर्किट की, इसको देखते हैं। इस लॉजिक सर्किट के अंदर अब हम लोग एंड, नॉट और आर गेट को देख रहे हैं, बल्कि नैंड गेट बना हुआ, ये नॉट गेट बना हुआ है और ये नैंड गेट है और ये नॉट गेट है और ये ऊपर और नीचे जो है ये एंड गेट लगे हुए हैं। इसके अंदर उन्होंने 1 2 3 दे के इनको नंबरिंग दी हुई है कि 1 नंबर पे क्या आउटपुट हमें मिलता है, 2 नंबर पे, 3 4 5 6 पे, 1 नंबर पे हमें जो आउटपुट मिलता है वो बी की नॉट है, जो ऊपर बार लगा हुआ है वो नॉट को शो करता है, जिसमें हमारे पास ए और बी एक एंड गेट में जा रहा है, एक नॉट गेट में जा रहा है और यहाँ पे नॉट आ गया जिसकी वजह से बी के ऊपर बार आ गया। नेक्स्ट जो है वो ए के ऊपर यहाँ बार लगा हुआ है सेकंड स्टेप में, तो इसमें आउटपुट जो है वो ए की नॉट और नीचे में फोर्थ वाले में जो है वो आउटपुट सी डॉट टी है, ये प्रोडक्ट है, और 3 वाले में ए डॉट बी और बी के ऊपर बार लगा हुआ है जो यहाँ से आ रहा है। और फिर नेक्स्ट ये नैंड गेट में जा रहे हैं जिसके अंदर ए डॉट बी के ऊपर बार और सी डी और इनके ऊपर ओवरऑल बार और देन 6। ये हमारे पास इसके सर्किट की एग्जांपल नंबर 1 है जिसमें तीनों गेट्स का यूज़ किया गया है। उसके बाद कहता है कि हम लोग किस तरह से इवेलुएट करते हैं अपने इन एक्सप्रेशन को उस एग्जांपल के लिहाज से। तो हमारे पास एक्सप्रेशन जो लास्ट पे आई वो ए डॉट बी की बार प्लस ए डॉट बी डॉट सी डी है, ये वाली आप देख सकते हैं। इसको अब हमने किस तरह से इवेलुएट करना है, कहते हैं फॉर एग्जांपल आप अज्यूम कर लें कि x इज़ इक्वल टू ए डॉट बी की बार है और y की वैल्यू ये है हमारे पास। तो अगर हम x प्लस वाई करेंगे तो जो x की वैल्यू है y की वैल्यू, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो जो हमारे पास प्रोडक्ट हो जाएगा वो ये ऊपर वाला आ जाएगा। इसके अंदर हमारे पास जो कंडीशन है आउटपुट की वो 1 होगी, x की वैल्यू भी 0 है, y की भी 0 है, जिसके हिसाब से हमारे पास a भी 0 और b भी 0 के इक्वल हो जाएगा। देन हमारे पास यहाँ ट्रूथ टेबल दिया गया है इनकी कंडीशन को लेते हुए, जिसमें A0 B0 के इक्वल है, C1 और D1 के इक्वल है। इसके अंदर आप देख सकते हैं हमारे पास A लिया है, B, C और D, ये 4 हमारे पास इनपुट्स हैं और एक हमारे पास आउटपुट दिया गया है। इसमें सबसे पहले 8 0 फिर 8 ही 1 लिए गए हैं, फिर 4 0 4 1 फिर 2 0 2 1 और यहाँ पे 0 1 0 1 की फॉर्म में लिया गया है। अब यहाँ पे हमारे पास ये सारे ज़ीरो हैं तो इसका आउटपुट ज़ीरो के इक्वल ही है। यहाँ पे हमने पिछले ट्रूथ टेबल में हमने डी वाली वैल्यू जहाँ पे 1 आ रहा था इसको हमने डोमिनेंसी दी थी, लेकिन इसके अंदर हमने इसको डोमिनेंट नहीं करना है तो ये ज़ीरो के इक्वल ही होगा। नीचे वाले में भी ये ज़ीरो के इक्वल होगा। 1 ये तब होगा जब दो वैल्यू सिमिलर होंगी, मतलब दोनों 1 1 होंगे तभी ये 1 होगा, अदरवाइज ये सारी वैल्यूज़ ज़ीरो ही होंगी। उसके बाद हमारे पास सिंप्लीफाई बुलियन एक्सप्रेशन है, तो इसी को उन्होंने सिंप्लीफाई करने की कोशिश की हुई है। इसको आपने खुद जो है वो करके देखना है अपनी नोटबुक के ऊपर कि इसको किस तरह से सिंप्लीफाई किया गया। इस इक्वेशन को इन्होंने डी मॉर्गन के रूल के मुताबिक 1 2 रूल यूज़ किया गया है और जो हमने उसके थ्योरम पढ़े थे रूल उसके मुताबिक सॉल्व किया गया। अगर आपने वो कॉन्सेप्ट अच्छे से याद किए हैं तो तभी ये आपसे सॉल्व होगा। अब नेक्स्ट जो है वो इसको फिर से जो है वही टेबल जो है रिपीट किया गया है, जिसके अंदर हमारे पास 1 की वैल्यू तभी आ सकती है जब हमारे पास इवन में 1 होगा। अगर हमारे पास ओड में 1 होगा तो 1 के इक्वल ये नहीं होगा। उससे नेक्स्ट हमारे पास ये सिंप्लीफाई कर रहा है इस लॉजिक सर्किट को, जिसके अंदर उसने 2 एंड गेट यूज़ किए हैं। ये उसी डायग्राम का 7 वाला स्टेप है। ये पीछे वाली जो डायग्राम थी इसमें हमने 6 स्टेप तक देखा था, तो ये उसी डायग्राम का नेक्स्ट 7 स्टेप है जिसमें हमारे पास 3 और 4 में जो है वो नॉट गेट लगे हुए हैं और ये आगे एंड गेट में मिल रहे हैं। अब हमारे पास सिंप्लीफाई लॉजिक सर्किट जो है इसके अंदर क्या करना है, कहते हैं ये हमारे पास एक्सप्रेशन दिया गया है जो कि सोर्स टू
सोर्स ऑफ प्रोडक्ट का है, ये सिंप्लीफाई सर्किट है जिसमें ए की बार डॉट बी की बार डॉट सी डी लिए गए हैं। अब हम इसकी दूसरी एग्जांपल को देखते हैं जिसमें हम प्रोडक्ट टू सोर्स की तरफ मूव करते हैं। जो पिछली हमने एग्जांपल देखी फर्स्ट, उसमें हम लोग सोर्स टू प्रोडक्ट या फिर प्रोडक्ट टू सोर्स की तरफ आते हैं, लेकिन इस एग्जांपल में हम प्रोडक्ट टू सोर्स की तरफ जाएंगे। ये सर्किट हमें दिया गया है, इसके अंदर हमारे पास जो है वो फर्स्ट में ए की नॉट है, नीचे सी की नॉट है, ये हमारे पास नॉट गेट लगा हुआ है, ये एंड गेट, ये और गेट है और आगे नैंड गेट लगा हुआ है। इनकी वैल्यूज़ को इकट्ठा करके ये हमें लास्ट पे रिज़ल्ट मिल रहा है। अब हमने इसको इवेलुएट करना है सेम एज इट जिस तरह कि हमने पिछली डायग्राम को इवेलुएट किया, और इसके अंदर हमारे पास जो है वो किस तरह से ट्रुथ टेबल आया इसको हम देखते हैं। ये टेबल बिल्कुल पिछले टेबल से ऑपोजिट है। इसके अंदर हमारे पास 0 तब आएगा आउटपुट में जब हमारे पास कोई भी एक वैल्यू 1 होगी या फिर 2 वैल्यू 1 होगी, लेकिन वो दरमियान में थोड़े डिस्टेंस पे होंगी, जिस तरह कि इसमें बताया गया है। और कहते हैं इसको हम दोबारा से रीराइट करते हैं इसी टेबल को। उन्होंने उसी टेबल को दोबारा से समझाने के लिए बताया हुआ है कि अगर हम 3 इनपुट लेते हैं तो अगर हमारे पास आउटपुट फिर कैसे आएगा। अगर एक 1 होगा तो 0 के इक्वल होगा, अगर एक से ज़्यादा 1 होंगे तो वो 1 के इक्वल ही होंगे। उसके बाद हमने उसी एक्सप्रेशन को उन्होंने सिंप्लीफाई भी करना है जिस तरह के एग्जांपल 1 में हमने किया है। ये सेम टेबल जो है वो रिपीट हो रहा है और ये इसका सिंप्लीफाई लॉजिक सर्किट है दूसरी एग्जांपल का, जिसमें वो 7 की इक्वल आउटपुट लिया गया है, जिसमें जस्ट एक नॉट गेट की ज़रूरत है जो कि 3 से आ रही है। सिंप्लीफाई लॉजिक सर्किट जो है इसमें हम लोग ए प्लस बी की बार प्लस सी जो है प्रोडक्ट टू सोर्स की तरफ लेके जाते हैं, जो कि सिंपल सम को रिप्रेजेंट करता है किसी भी सिंप्लीफाइड सर्किट के अंदर। अब हमारे पास स्टैंडर्ड सोर्स टू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट टू सोर्स फॉर्म क्या होती हैं। कहता है ये सारे वेरिएबल्स होते हैं अपने ही टर्म में। अब सोर्स टू प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास क्या होता है, इसमें हम लोग a प्लस ए की बार इज इक्वल टू 1 वाला रूल यूज़ करते हैं सोर्स टू प्रोडक्ट में। और जो हमारे पास ये जो सोर्स टू प्रोडक्ट है ये नॉन स्टैंडर्ड है, और जो नीचे वाली प्रोडक्ट टू सोर्स है ये भी नॉन स्टैंडर्ड है, जिसको हम लोग जब POS में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग ए की बार इक्वल 0 वाला रूल यूज़ करते हैं। इसके अंदर हम एडिशन कर रहे हैं SOP में, और POS में हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। एडिशन करने से हमारे इक्वल 1 के होता है और मल्टीप्लिकेशन करने से इक्वल 0 के होता है। ये नीचे एक्सप्रेशन जो है वो उन्हीं को बताने के लिए दिए गए हैं, इनको भी आपने खुद सॉल्व करना है। इसमें वो कहता है कि वाई स्टैंडर्ड सोप एंड पोस्ट फॉर्म्स, इसमें हमारे पास कहता है मिनिमल सर्किट होते हैं जो कि सोप और पोस्ट के बीच में स्विचिंग कर रहे होते हैं। इसमें अल्टरनेट मैपिंग मेथड यूज़ किया जाता है और ये PLD बेस फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। अब हमारे पास मिन टर्म्स और मैक्सिमम टर्म क्या होते हैं। मिन टर्म जो हैं वो प्रोडक्ट की टर्म स्टैंडर्ड टर्म है सोप की, और जो मैक्सिमम टर्म है वो सम टर्म है पोज की। इनको आपने MCQ के लिए और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए देख लेना है। उसके बाद बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड पोस्ट प्रोडक्ट, सॉप प्रोडक्ट और बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड पोस्ट प्रोडक्ट, ये भी इसी में आती है। अब किस तरह से मिन टर्म और मैक्सिमम टर्म होता है। मिन टर्म के अंदर हमने देखा कि हम लोग प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, और मैक्सिमम टर्म के अंदर हम लोग एडिशन कर रहे होते हैं। तो इसमें उन्होंने ये इसकी एग्जांपल दी हुई हैं। इस तरह सोप को पोस्ट में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। कहता है मिनिमम टर्म वैल्यू जो कि सोप के अंदर प्रेजेंट होती हैं वो करस्पॉन्डेंस नहीं रखती हैं पोस्ट एक्सप्रेशन के। इस तरह जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू हैं पोस्ट के अंदर वो भी करस्पॉन्डेंस नहीं रखती सोप के अंदर। इससे नेक्स्ट हमारे पास जो है वो स्टैंडर्ड सोप और पोस्ट के एक्सप्रेशन को हम लोग ट्रुथ टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और सोप को पोस्ट में भी ट्रुथ टेबल की फॉर्म में। यहाँ पे आप देख सकते हैं सोप ट्रुथ टेबल कन्वर्जन दिया गया है, जिसमें 1 सिर्फ उसी फॉर्म में है जब हमारे पास इवन में 1 आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास इवन में 1 आ रहा है तो वो 1 के इक्वल ही है। यहाँ फिर इनपुट फर्स्ट में जो 1 आ रहा है वो 1 के इक्वल है। इसके अलावा अगर सी में कोई 1 है तो वो 1 के इक्वल नहीं है, अदरवाइज अगर तीनों में 1 है तो भी वो 1 के इक्वल ही है। ये हमारे पास सोप ट्रुथ टेबल कन्वर्जन है। अब जो हमारे पास पोस्ट जो है वो बिल्कुल उससे ऑपोजिट है, जिसमें अगर तीनों 0 के इक्वल होंगे तो वो 1 होगा। मतलब अगर सिमिलर होते हैं तो वो 1 के इक्वल होंगे, अदरवाइज वो 0 के इक्वल ही होंगे। अब हमारे पास कैरना मैप है
हमारे पास जो के मैप है वो क्यों यूज़ किया जाता है, कहता है जो हमारे पास बुलियन एक्सप्रेशन है वो हमें बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म की गारंटी नहीं देती है, उसमें कुछ लिमिटेशंस हैं और वो इतनी ऑब्वियस नहीं है। इसमें जो हमारे पास स्किल्स और जो लॉज अप्लाई हो रहे हैं वो इतने सूटेबल नहीं हैं। इससे ऐसी इसकी लिमिटेशन से बचने के लिए हमारे पास एक के मैप हमें प्रोवाइड किया जाता है, जिसके अंदर हमारे पास अरे सेल्स बने हुए होते हैं और जो कि 2 3 4 5 वेरिएबल्स के एक्सप्रेशन को भी सिंप्लीफाई करते हैं। अब के मैप जो है वो एक नया कॉन्सेप्ट है, कहते हैं इसमें 3 वेरिएबल यूज़ किए जाते हैं। इसमें 3 वेरिएबल जो हैं वो 8 सेल के अंदर पूरे आते हैं और इसमें हमारे पास मिन टर्म भी 8 होते हैं और मैक्सिमम टर्म भी 8 ही होते हैं और ये एक रो और कॉलम की फॉर्म में प्रेजेंट किए जाते हैं। और हमारे पास अगर 4 वेरिएबल की बात की जाए तो 4 वेरिएबल को हम लोग 16 सेल्स में रखते हैं और इसमें 16 ही मिन टर्म होंगे और लेकिन उसमें मैक्सिमम टर्म जो हैं वो 8 होंगे और 4 वेरिएबल एक सिक्वेयर फॉर्म में रखे जाते हैं। जो हमारे पास 3 वेरिएबल हैं वो एक रो कॉलम की फॉर्म में मतलब टेबल की फॉर्म में रखे जाते हैं, लेकिन हमारे पास 4 वेरिएबल जो हैं वो सिक्वेयर फॉर्म में रखे जाते हैं। आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।